stages, which of the following is true about Piaget's theory of development? तो विकास की अवधारणा विभिन्न सिद्धांतों से प्रभावित होती है, जैसे पियाजे का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अलग अलग चरणों में होता है। पियाजे के विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी विकास डिसकॉन्टिन्यूअस है, अगर हम पियाजे की माने असतत है, अलग अलग स्टेजेस में टूट करके चलता है, और वाइगोस्की के अकॉर्डिंग सतत यानी कॉन्टिन्यूअस है। ये बातें ध्यान रखने की हैं। जो भी स्टेज में टूट करके या स्टेज वाइज डेवलपमेंट को बांटेगा, यानी वो विकास को डिसकॉन्टिन्यूअस मानता है। बात सही है या नहीं है? चलिए देखते हैं। तो पियाजे बिलीव दैट चिल्ड्रन आर पैसिव रेसिपिएंट्स। पियाजे रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, बच्चे को कभी भी पैसिव नहीं रखेंगे, निष्क्रिय नहीं रखेंगे। बच्चा बैठा हुआ है बस एक बुत की तरह, और वो एक्टिव नहीं है मेंटली, फिजिकली, या किसी भी तरह से एक्टिव है ही नहीं, तो ये तो हम नहीं कहेंगे। फिर आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। अकॉर्डिंग टू पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉलोज अ लीनियर प्रोग्रेशन एंड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। यानी लीनियर है, यानी सेम गति से चलता रहेगा। नहीं भाई, स्पाइरल होता है। कोई भी प्रक्रिया लीनियर नहीं होती कि सेम गति से आज जितना सीखा है 2, कल भी 2, फिर परसों भी 2। नहीं, आगे पीछे स्पाइरल होती है। कोई भी प्रोसेस जटिल होती है, या मैं कहूं उसको वर्तुलाकार होती है, आगे पीछे बैक एंड फोर्थ जाती है। जैसे डेवलपमेंट की प्रक्रिया भी क्या है? स्पाइरल है। तो आगे पीछे लीनियर क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती कि जितना आज सीखा बच्चे ने कल भी उतना ही सीखेगा, फिर परसों भी उतना ही सीखेगा। नहीं हो सकता है आज 3 सीखा हो, कल 2 सीखे, परसों 1 ही मुश्किल हो पाए। ठीक, तो ये स्पाइरल है, लीनियर नहीं, वर्तुलाकार है। तो पैसिव नहीं होगा, लीनियर नहीं होगा। पियाजेस थियरी एम्फसाइजेस दैट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट, हाँ, बच्चा जहां सबसे ज्यादा एक्टिव है वो ऑप्शन सही है। पियाजेस थियरी एम्फसाइजेस दैट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंसेस मूविंग थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। 4 विकास के चरणों में जो विकास की प्रक्रिया से गुजरते हुए पर्यावरण और अनुभवों के साथ अन्योन्य क्रिया बातचीत के माध्यम से सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं बच्चे। ये बात एकदम सही लग रही है हमें। फिर देखते हैं फोर्थ ऑप्शन। पियाजे बिलीव दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ओनली अकर्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस एंड डज नॉट इन्वॉल्व अर्लियर चाइल्डहुड स्टेजेस। यानी पियाजे कह रहे हैं कि सिर्फ 12 से 18 के बीच में जो एडोलेसेंस है, जिसको हम किशोरावस्था कह रहे हैं, टीन एज कह रहे हैं, उसी में विकास होगा। बाकी उससे पहले जो चरण है, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 7 से 11, इन सब में नहीं होगा, जो कि बात गलत है, क्योंकि 4 स्टेजेस दी हैं उन्होंने। SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। सिंपल शॉर्ट फॉर्म आपको बताई ही हुई है। ये 4 स्टेजेस हैं पियाजे की। तो ये क्या कह रहे हैं कि 11+ ईयर्स वाली में ही होगा सिर्फ? नहीं भाई, सब में होगा विकास। जन्म से 2 में भी होगा, 2 से 7 में भी होगा, 7 से 11 में भी होगा। ठीक, इन चारों चरणों में विकास की प्रक्रिया होगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई? स्टेटमेंट या असर्शन या अभिकथन है, कोलैबोरेटिव लर्निंग एनहेंसेस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स। यानी जो सहयोगात्मक अधिगम है वो छात्रों में समालोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करता है। कोलैबोरेटिव मतलब जब बच्चे ग्रुप में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो ग्रुप में सीख रहे हैं, तो क्या होगा, उनकी थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, कि मान लीजिए मैंने कुछ कहा, सामने वाले व्यक्ति को लगा नहीं यार ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। जब हम चर्चा कर रहे हैं, दिमाग पे जहां जोर डलेगा वहां क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होगी। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब हर एक पहलू से किसी चीज को देख पाना, सिर्फ मान ना लेना, है ना, कि फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर देखेंगे, किसी चीज को समझेंगे, तब जाकर के किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ठीक, तो कोलैबोरेटिव जब लर्निंग हो रही है, यानी 4 लोग ग्रुप में सब अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं और जो बात सत्य होगी वहां तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। ठीक, तो ये बात तो ट्रू है भाई। जब बच्चे ग्रुप में सीखेंगे, डिस्कशन, डिबेट, चर्चा परिचर्चा करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग उनमें विकसित होगी। ये बात सही है। रीजन क्या है? क्योंकि सब अपना अपना लॉजिक देंगे, ऐसा नहीं है कि आपके मन की बात को मान लिया जाएगा। रीजन क्या है? कोलैबोरेटिव लर्निंग एनकरेजेस पीयर इंटरेक्शन एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडिंग टू डीपर अंडरस्टैंडिंग। ये जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है, सहयोगात्मक अधिगम है, जब यहाँ 4 बच्चे एक साथ सीख रहे हैं, पीयर इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है पीयर्स की, यानी साथी समूह की, आपके सेम एज के लोगों की, आपके क्लासमेट्स की। ठीक, एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें, मान लीजिए डिबेट हो रही है, डिबेट समझते हैं, बहस नॉर्मल भाषा में कहते हैं हम। अब डिबेट में 4 बच्चों का ग्रुप है जो किसी चीज के प्रो है कि भाई टेक्नोलॉजी से फायदा है हमें। एक ग्रुप है जो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाओ, इससे ये फायदा है। दूसरा ग्रुप है जो कहता है नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के खिलाफ हैं हम। अब ये 4 लोग, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक व्यक्ति एक पॉइंट देगा, दूसरा व्यक्ति दूसरा पॉइंट देगा जो इसके पक्ष में होगा। 4 लोग ग्रुप में हैं, ठीक, एक दूसरे के साथ हैं। ऐसे ही ऑपोजिट ग्रुप में भी ये चीज होगी। तो क्या होगा? क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने पे विचार होगा, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, डीपर अंडरस्टैंडिंग है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि आपको किसी पक्ष में जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति बोलेगा, क्योंकि साथ में सब एक काम कर रहे हैं, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें डिवाइडेड होगी। लीडिंग टू डीपर अंडरस्टैंडिंग, यानी गहन समझ, बेहतर समझ होगी, क्योंकि सब मिलकर के किसी एक लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं। बात ये भी सही है। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ग्रुप में जब सीख रहे हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, दूसरे के पर्सपेक्टिव को देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपकी
जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, 21वीं शताब्दी के कौशल की बात करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और उसमें साफ साफ कहा गया है कि जितना हो सके क्रिटिकल थिंकिंग पे बच्चे की ध्यान दो, रट्टे नहीं लगवाने हैं, उसके दिमाग को विकसित करने की बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। द रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है। द रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन दैट शेप्स अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट कैप्चर्स द एपिजेनेटिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट। यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच के संबंध को अक्सर एक जटिल अंतःक्रिया के रूप में देखा जाता है जो एक बच्चे के विकास को आकार देती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के एपिजेनेटिक दृष्टिकोण को सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अगर हम बात करें यहां पे एपिजेनेटिक व्यू क्या है, इसको समझना आवश्यक है, उस हिसाब से फिर आप क्या देंगे, जवाब देंगे, है ना। एपिजेनेटिक व्यू क्या है विकास का, वो आपको देखना होगा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। एपिजेनेटिक व्यू, वैसे अगर आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ रहे हैं तो इसको बिना पता किए भी आप यहां पे आंसर तक पहुंच सकते हैं, कोशिश कीजिए। देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी आनुवांशिकता और वातावरण के बीच में जो रिश्ता है, इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन। ये क्या है, एक जटिल अन्योन क्रिया है, अंतः क्रिया है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों महत्वपूर्ण है विकास की प्रक्रिया में। किसी क्षेत्र में एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है, किसी में हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक, यानी दोनों के महत्व को माना जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स द एपिजेनेटिक व्यू। अब ये एपिजेनेटिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट को कौन सा एक ऑप्शन है जो सही से बताता है। हेरिडिटी एक्सक्लूसिवली, पहली बात तो यही एपिजेनेटिक व्यू हो गया, है ना, जो ऊपर एक्सप्लेन किया गया है। हेरिडिटी एक्सक्लूसिवली डिटरमाइंस अ चाइल्ड्स बिहेवियर एंड द एनवायरमेंट ओनली हैज अ मिनिमल इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो ये तो हेरिडेटरी व्यू होगा कि हम सिर्फ जेनेटिक्स को महत्वपूर्ण मान रहे हैं, हेरिडिटी का ज्यादा रोल हो गया, एनवायरमेंट का नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हेरिडिटी जो है वो व्यवहार को एक बच्चे के फाइनल कर देगी, इन्फ्लुएंस होगा मिनिमल, ऐसा नहीं है। व्यवहार में इवन एनवायरमेंट का काफी अच्छा खासा रोल है। आंखें लिखा होता तो हम एक बार को मान भी लेते कि आंखों का रंग जो है हेरिडिटी तय कर देगी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन ओवरराइड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस ऑल्टरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स विदाउट चेंजिंग द अंडरलाइंग जेनेटिक कोड। यानी जो पर्यावरणीय कारक हैं वो आनुवांशिक पूर्वाग्रहों को अभी पूर्वाग्रह लिखना यहां गलत है, हिंदी ट्रांसलेशन में गड़बड़ है ये वाली। पर्यावरणीय कारक आनुवांशिक जो भी लेख हैं या आनुवांशिकता है जो आपकी पहले से आपको हेरिडेटरी गुण जो मिले हैं निर्धारित को अधिलेखित कर सकते हैं। अंतर्निहित आनुवांशिक कोड को बदले बिना आनुवांशिक लक्षणों की अभिव्यक्ति को बदल सकते हैं। समझने की कोशिश करते हैं, बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं पहले। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट फंक्शन इंडिपेंडेंटली विद हेरिडिटी डिटरमाइनिंग फिजिकल ट्रेट्स एंड एनवायरमेंट शेपिंग पर्सनैलिटी ओनली। ऐसा नहीं भाई एनवायरमेंट जो है सिर्फ पर्सनैलिटी को ही शेप कर रहा है, और पर्सनैलिटी तो कौन सी पर्सनैलिटी ये भी हमें नहीं पता यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ क्या है, और हेरिडिटी जो है वो सिर्फ फिजिकल ट्रेट्स को ही कर रही है, आपकी इंटेलिजेंस को भी हेरिडिटी काफी हद तक तय करती है, तो ये कहना भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर दी सोल डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट विद हेरिडिटी प्लेइंग नो सिग्निफिकेंट रोल। यानी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो सोल डिटर्मिनेंट्स हैं, वही एकमात्र मुख्य कारक हैं आपके बच्चे के डेवलपमेंट का। हेरिडिटी का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, ये कहना एकदम खराब होगा। हेरिडिटी आपके टेम्परामेंट, आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर, आपकी इंटेलिजेंस के यानी IQ वगैरह इन सबको तय करता है, आपकी आंखों का रंग, ये सब तय होता है हेरिडिटी से। तो हेरिडिटी का अच्छा खासा रोल है, ये नहीं कह सकते कि सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। इवन हेरिडिटी कुछ केसेस में तो ये कहा ही जाता है कि ब्लूप्रिंट देती है, और इवन एपिजेनेटिक व्यू भी ऐसा ही मानता है कि हेरिडिटी आपकी रॉ मटेरियल देती है, बेसलाइन देती है, आपको एक ब्लूप्रिंट दे देगी कि उसके ऊपर फिर एनवायरमेंट तय करेगा कि ये जो ब्लूप्रिंट मिला है इससे आपका पोटेंशियल बाहर निकलेगा या नहीं, लिमिट सेट कर देती है अगर मैं कहूं तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन ओवरराइड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस ऑल्टरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स विदाउट चेंजिंग द अंडरलाइन जेनेटिक कोड। देखिए यहां पे एक ही बात है जो इसके साथ जाती है। एपिजेनेटिक व्यू जो है वो डायनेमिक मानता है हेरिडिटी और एनवायरमेंट के रोल को, कि जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है उसमें हेरिडिटी और एनवायरमेंट का जो रोल है वो डायनेमिक है। किसी क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, किसी में एनवायरमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां पे जो कहा जा रहा है, बाकी ऑप्शंस इन दोनों को साथ लेकर के चल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ इसी ऑप्शन में कहीं ना कहीं एक संभावना है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन ओवरराइड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस ऑल्टरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स। यानी जो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो सामाजिक वातावरणिक कारक हैं, कई बार वो आपके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को क्या करते हैं, ऑल्टरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स, जो जिसको हम फिनोटाइप बोलते हैं, यानी एनवायरमेंट में कैसे निकल के आएगा कोई ट्रेट,
उसको चेंज कर सकते हैं बिना जेनेटिक कोड को बदले, यानी बिना डीएनए वगैरह में कोई चेंज लाए, बिना जेनेटिक कोड में, बिना हेरिडिटी तो क्योंकि फिक्स होती है, डायनेमिक तो होती नहीं, तो बिना उसमें परिवर्तन लाए उसका एक्सप्रेशन कैसे होगा, उसका एक्सप्रेशन कैसे होगा, इसको बदल देंगे। यानी हो सकता है आपको संभावना हो कोई बीमारी होने की, जेनेटिक्स से आपको मिली हो कि ये ट्रेट आपके अंदर है, ये जेनेटिक कोडिंग में है, ये होने की संभावना है, डायबिटीज हो सकता है, कुछ और हो सकता है ना। और